नमस्कार, बहुत स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। 8 बज चुके हैं और वक्त है तमाम खबरों का। सभी खबरों का रुख करेंगे। इससे पहले आपको जरूरी सूचना दे देते हैं कि आप विस्तार न्यूज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी चले जाइए, यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, जहां भी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी आपके साथ मुखातिब हो रहे हैं और कल से आपके लिए बहुत ही खास शो आने वाला है। इसलिए पहुंच जाइए, सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए। चलिए अब बुलेटिन की मैं शुरुआत करता हूं। टीवी मोबाइल साथ में देखना है कुल मिलाकर। अब इन खबरों पर आज प्रमुखता से नजर रहने वाली हमारी, देखिए कौन सी संसद का सत्र है उस पर नजर रहेगी। पुण्यतिथि हुई है आज भारतीय जनता पार्टी के प्रेरक, मार्गदर्शक और पूर्वज की, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। उसकी भी बात करेंगे, आपको बताएंगे क्या कुछ कहां हुआ है। पुनिया, बजरंग पुनिया ने धरना दिया था, आंदोलन दिया था, मोर्चा खोल दिया था और अब डोप टेस्ट में फंस गए हैं। क्या कुछ है उसकी हकीकत, क्या कुछ है फंसाना, ये भी बताएंगे। अगली खबर रहेगी, नीट रिपीट हुई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षार्थियों को दोबारा मौका दिया गया जिनके नॉर्मलाइजेशन में विसंगति थी, अशुद्धियां थी, गड़बड़ी थी। अगला, आकाश को आशीर्वाद दिया है किसने? मायावती ने। क्या कुछ है इसकी इनसाइड स्टोरी, ये भी बताऊंगा। और छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र आने वाला है, उसको लेकर भी उथल पुथल, हलचल तेज है, वो भी समझाऊंगा। और इसके साथ ही बहुत सारी खबरें हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की तमाम चीजें हैं। मध्य प्रदेश का भी सत्र आ रहा है, सब कुछ बताएंगे विस्तार से स्पेशल रिपोर्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। नई सरकार बनने के बाद पहला संसद सत्र कल से शुरू होने वाला है, यानी कि खत्म हुआ इंतजार, हंगामे के आसार। सत्र में क्या खास रहेगा, सब कुछ एक छोटी सी रिपोर्ट और ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। देश में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। एनडीए की जीत हुई, सरकार गठित हुई। अब सबकी निगाहें संसद सत्र पर टिकी हुई हैं, जहां नवनिर्वाचित सांसद अपने पद की शपथ लेंगे। 24 जून से 3 जुलाई तक चलने वाला लोकसभा सत्र काफी खास होने वाला है। लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिलेगा जहां सदन में विपक्ष का संख्या बल पहले से ज्यादा होगा। नवगठित सरकार बनने के बाद से पहला लोकसभा सत्र चुनाव जीत कर आए सभी नवनिर्वाचित सांसदों के लिए खासम खास रहने वाला है। जानकारों के अनुसार इस बार तमाम फॉर्मेलिटी पूरी होने पर सदन में गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में देशव्यापी नेट विरोधी प्रदर्शन को लेकर सदन में वार पलटवार देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, 18वीं लोकसभा में एनडीए के पास 293 सीटों के साथ बहुमत है, जबकि भाजपा के पास 240 सीटें हैं। दोनों पक्षों के पास पर्याप्त संख्या बल होने के लिहाज से लोगों की नजरें इस सत्र पर विशेष रूप से टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए अब विस्तार से बताते हैं कि पूरे सत्र में क्या खास रहने वाला है, क्या कुछ है, समझाता हूं, बताता हूं, समझिएगा क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। इस सत्र में क्या विशेष है? प्रधानमंत्री मोदी सदस्यता की शपथ लेंगे। इसके साथ ही तमाम सांसद, आपके सांसद जो हैं वो भी सदस्यता लेंगे कि हम संविधान की कसम खाते हैं और जो भी संसद सदस्यता की होती है शपथ, वो ली जाएगी। मंत्री की शपथ हो गई है, प्रधानमंत्री पद की शपथ हो गई है। प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य भी शपथ लेंगे, जो कि मैं बता रहा था, यानी कि जितने भी कैबिनेट मंत्री होंगे, जितने भी राज्य मंत्री होंगे, वो भी शपथ लेंगे संसद होने की, क्योंकि अब आप सांसद हैं, इसीलिए आप संसद में पहुंचे हैं और आपको शपथ लेना जरूरी होता है। यह संवैधानिक हिस्सा है, इसलिए लेना पड़ेगा। अलग अलग राज्यों के संसद वर्णमाला क्रम में शपथ लेंगे, यानी कि ए वाले पहले, बी वाले आ, बा, सा, दा, ये सारी चीजें होंगी और सब वर्णमाला के आधार पर शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद सहित 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। तो समझिए, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के जितने मंत्री हैं और 70 प्लस मंत्री हो गए और फिर मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री हो गए और 280 जो सांसद हैं पूरे मिलाकर वो सभी शपथ लेंगे।
जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 241 सांसद हैं वो भी शपथ लेंगे और एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी लेंगे, इंडिया की भी लेंगे, यानी कि सब लेंगे, जो भी उपस्थित रहेंगे। शपथ का सिलसिला होगा। अगले दिन 264 नवनिर्वाचित सांसद शपथ ग्रहण करेंगे। 280 कल कर लेंगे, फिर उसके बाद परसों क्या होगा, 264 लोग शपथ ग्रहण कर लेंगे। इस तरह से शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। 26 तारीख को क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है। प्रोटेम स्पीकर का दायित्व तो यही होता है, शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर आएंगे, शपथ दिलाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, विधानसभा अध्यक्ष। पहला चरण होता है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। कौन कराता है, उस कुर्सी में प्रोटेम स्पीकर बैठे रहते हैं और फिर तमाम जो है प्रस्ताव लाया जाता है। उस प्रस्ताव को क्या है, तमाम जो सांसद हैं वो मुहर लगाते हैं। पक्ष अपनी तरफ से उतारेगा, विपक्ष अपनी तरफ से उतारेगा, प्रस्तावक अलग अलग होंगे और फिर कौन बनेगा अध्यक्ष, ये मतों के आधार पर फैसला होता है। बनने वाला भी व्यक्ति सांसद के रूप में उपस्थित होता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का सदन में परिचय कराएंगे। फिर क्या होगा, जब अध्यक्ष बन जाएगा, अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएगा, कुर्सी में बैठ जाएंगे, उपाध्यक्ष बना दिए जाएंगे और फिर क्या होगा, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि भैया ये मेरी मंत्रिपरिषद है, हम ऐसे काम करेंगे, ये सब कुछ होगा। 27 जून का दिन खास होगा क्योंकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करेगा, राष्ट्रपति। पहली चीज होती है, समझिए, विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपको पूरी विधायी प्रक्रिया बनाऊं, मेरा कर्तव्य है। विस्तार न्यूज का कर्तव्य है कि आप पूरी विधायी प्रक्रिया से अवगत हो। राष्ट्रपति आते हैं, ज्वाइंट सेशन लगता है और ज्वाइंट सेशन में सब कुछ जो है एजेंडा बताया जाता है और सभी का राष्ट्रपति स्वागत करते हैं, परिचय कराते हैं और फिर 18वीं जो संसद शुरू होगी उसका जो है आगाज हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 2 या 3 जुलाई को बहस का जवाब देंगे। फिर क्या है, फिर जो संसद में तमाम चीजें होती हैं, प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, जितना भी चीजें होती हैं, संसद आराम से शुरू हो जाएगी। चलिए, अब पूरे सत्र में क्या खास है आपको बता दिया। राजधानी भोपाल के मानस भवन में शालिग्राम तोमर स्मृति समारोह हुआ है, जहां याद करें यादों को, जहां छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज मौजूद रहे हैं। नक्सल को लेकर जो है हमला करते रहे, हम उनसे बात करेंगे। सर, नक्सल का आज एक और घटनाक्रम हुआ जो कि दुखद है, 2 जवानों की जो है उसमें शहीद हुए, इस पर क्या कहेंगे और क्या रणनीति है कुचलने के लिए जो है नक्सल को? जो आज जवान शहीद हुए हैं, मैं उनके कोई नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे सुरक्षा के जवान छत्तीसगढ़ में लगातार पूरी मेहनत के साथ, पूरी योजनाबद्ध ढंग से बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर नक्सल मुक्त होगा, बस्तर में शांति होगी और बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। विकास की ओर आगे बढ़ेगा। भूपेश बघेल का कहीं ना कहीं ये रवैया क्यों है कि नक्सल को समर्थन देती हुई कांग्रेस दिखाई देती, भूपेश बघेल भी नक्सल को समर्थन, उन्होंने पिछली बार जब उनको शहीद कह दिया, जो कि खुद आतताई थे, आतंकी थे, उग्रवादी थे, उनको कैसे कह सकते हैं वो? देखिए, 5 साल भूपेश बघेल की सरकार में उन्होंने नक्सलवाद को पाला पोसा और कभी भी देश हित प्रदेश हित से कांग्रेस पार्टी का कभी नाता नहीं रहा है। ये बार बार परिलक्षित होता है, कभी सेना की कार्यवाही पर प्रश्न उठाते हैं, कभी सुरक्षा बलों की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो इन्हें देश और प्रदेश से के हित से कुछ नहीं लेना देना है, ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं, सेना का और सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कहीं ना कहीं अब आत्ममंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, उस पर क्या करेंगे? कमेटी तक बना दी गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में न नेतृत्व है, न नियत है, न काम है। सभी राजनीतिक दलों को अपने कामों की समीक्षा करने का अधिकार है, पर इससे कुछ होगा नहीं क्योंकि जनता इनसे दूर जा चुकी है। भोपाल में बड़े आयोजन में आए, उस पर भी हम आपके 2 शब्द जानना चाहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ताओं का एक मिलन का कार्यक्रम और हमारे संगठन मंत्री रहे शालिग्राम तोमर जी की स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी पुराने कार्यकर्ता आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से सब पुराने साथियों से मिलकर नया उत्साह, नया ऊर्जा मिला है। सुना आपने अरुण साहू जी को जो कह रहे हैं नक्सल को कुचला जाएगा छत्तीसगढ़ में, रणनीति है। भूपेश बघेल पर भी हमलावर हैं अरुण साहू, कह रहे हैं 5 साल पाला और पोसा है नक्सल को, इसलिए जो उनके प्रति हमदर्दी रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं भूपेश बघेल। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए।
हर जगह विस्तार न्यूज पहुंचता है आपके लिए ताकि आपकी खबरें बताएं। अरुण साव पहुंचे हैं भोपाल और वहां भी विस्तार न्यूज पहुंचा और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। वो बातचीत आपने सुन ली। चलिए आगे बात करते हैं और बात करेंगे सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक की। देश भर में नीट रिपीट हुई है। नीट सोशल मीडिया पर पूरा ट्रेंड कर रहा है। तमाम विवादों के बीच नीट का रे एग्जाम हुआ है, आज कंडक्ट कराया गया है। क्या विशेष रहा पिछली बार और इस दफा में, क्या अंतर रहा, छात्रों के मन में क्या रहा, क्या बातचीत हुई, क्या लड़कों ने कहा, कैसा पेपर दिया, सब कुछ देखिए। सरकार कुछ इनकेपेबिलिटीज और सरकार की कमजोरी की वजह से पेपर नहीं हो पाया। मतलब हर महीने आप देख रहे हैं, रोज पहले कहते हैं कि जनवरी में, फिर कहते हैं मार्च में, फिर जुलाई में, फिर कहते हैं जून में, और फिर लास्ट में आए एक दिन बचता है और कहते हैं कि हम तो अब पेपर ले ही नहीं रहे, हम अब जब नेक्स्ट डेट होगी तब लेंगे। केवल 12 घंटे से पहले ही जब सब लोग मोबिलाइज होके रेंट पर आ चुके थे, जहाँ जहाँ सेंटर थे वो दिए जा चुके थे, उसके बाद आप अचानक से एग्जाम की डेट को पोस्टपोन कर देते हो। यही नहीं, पिछले 3-4 सालों में ऐसा कुछ नहीं है, कभी काउंसलिंग को लेकर डिले होता रहा। देश के स्वास्थ्य को लेकर सरकार कितनी चिंतित है, सबको दिख रहा है। सुना आपने, इन सारे विवादों और फसादों से दूर एनटीए उन 1563 छात्रों का री एग्जाम करवाने पर फोकस कर रहा था जिन्हें परीक्षा में ग्रेस मार्क्स मिले थे। इन छात्रों में से 602 छात्र ऐसे थे जो छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। दंतेवाड़ा और बालोद में परीक्षा सेंटर पर दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक परीक्षा का आयोजन हुआ। देखिए, नीट यूजी की जो री एग्ज़ाम ली जा रही थी वो अब खत्म हो गई है और हम बालोद के दिल्ली राजहरा के इस डीएवी स्कूल के बाहर है। यहाँ पर देखिए परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन अब जो है परीक्षा खत्म हो गई है और जो स्टूडेंट्स थे वो एक एक करके अब देखिए बाहर निकल रहे हैं। कैसा रहा पेपर, ये बताओ। अच्छा रहा, बहुत अच्छा था हम लोग का पेपर। हाँ। क्या टफ रहा? फिजिक्स तो हम लोग के लिए मतलब मोस्टली टफ ही रहता है, तो फिजिक्स ही थोड़ा सा टफ था। केमिस्ट्री ठीक था, अच्छा आया था। हाँ। और पिछले बार की कंपैरिजन में? पिछले बार मीडियम वही अप्रॉक्स दोनों सेम थे, ज़्यादा डिफरेंस सेम था। हाँ। तो देखिए इस तरीके से जो स्टूडेंट है वो अब बाहर निकल गए हैं। क्या नाम है? किरण मिश्रा। कहाँ से आई थी? दलीरा जी, यहीं से। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। अच्छा रहा, सब बन गया क्वेश्चन? हाँ। देखिए आप भी अंदर से आए अभी एग्जाम देकर। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। विपिन, ये बताओ कि इस बार का कैसा रहा आपका परीक्षा? पिछली बार से तो बहुत अच्छा। थोड़ा प्रश्न पत्र दिखा दो। ये देखिए, ये एक आपको प्रश्न पत्र नजर आएगा। ये वही प्रश्न पत्र है जिसके लिए देश भर में बवाल मचा हुआ था कि आखिरकार ये प्रश्न पत्र जो है बच्चों को गलत कैसे दिया गया। अब देखिए बच्चे बाहर निकल गए हैं। कैसा डिफरेंस देखते हो पिछली बार की तुलना में इस बार के एग्जाम में? क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है क्या? हाँ। नहीं, मतलब क्वेश्चन तो पिछली बार भी इजी था, इस बार भी इजी था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं, पिछली बार जैसा ही मेरे को लगा। व्यवस्था तो अच्छा था, पिछली बार से बहुत अच्छा था। पिछली बार से बहुत अच्छा था। तो पिछली बार से बहुत अच्छा था और इस बार सिक्योरिटी काफी टाइट। जी। अंदर में चेकिंग वेकिंग हुई? हाँ हुआ, चेकिंग वेकिंग। अधिकारी लोग आ रहे थे अंदर में और एनटीए वगैरह के भी अधिकारी थे, ऑफिशियल्स थे अंदर में थे। और बालोद में जो है परीक्षा खत्म होने के बाद जब बाहर निकले बच्चे तो उन्होंने दावा किया कि इस बार जो परीक्षा का स्वरूप था, इस बार जिस तरीके की व्यवस्थाओं में परीक्षा हुआ वो काफ़ी अच्छा था। पिछली बार से जो है इस बार सुधार हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है परिणाम सामने आ। भोपाल का जहां मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। याद करें यादों का कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मानस भवन में शालिग्राम तोमर स्मृति में समारोह में पहुंचे हुए हैं। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, हाथ में काम लिया तो पूरा नहीं हो जब तक चुपचाप नहीं बैठना। मैं बता रहा था गोविंदा गोविंदा, तो पत्नी भी बोल रही, कुछ आगे वाला बोले वो सही, आगे वाला बोले वही सही। तो लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये आप बोले भैया बात इतनी है कि हम आए जहाँ से, हमारे यहाँ परंपरा है कि पत्नी पति का नाम ली। मेरा नाम गोविंदा, तो ये मेरा नाम कैसे बोले, इसलिए वो बोल रहे आगे वाले बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। अब मेरी स्थिति भी है कि इतने सब भाषण शालिग्राम जी को, ये आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला वही सही। मेरे को अलग से कुछ बोलना ही नहीं है। हम सबका भाव सबको ध्यान में आ गया।
यशस्वी शालिग्राम जी के साथ में आकर के एक एक कार्यकर्ताओं को गढ़ने का जो उनने काम किया है, एक प्रचारक का जो उत्तरदायित्व होता है उसका कितना ठीक से निर्वहन करना। मैं हमारे बीच माननीय सूर्यकांत जी भी हैं, इस उम्र में भी और इस ढंग से, जिस ढंग से उनने अपने बात रखी है, हम सबके लिए बात सही कि संगठन के नाते से जोड़ना, हमको अपने पास खड़ा रखना, हमारी गलतियों को क्षमा करना और हमारी अंदर की अच्छाइयों को निखारना, लगातार उसमें प्रयत्नशील बने रहना। और ये और कहीं नहीं हो सकता, ये केवल अपने परिवार संगठनों में हो सकता है। मुझे इस बात का आनंद और इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ, आप सब भी सौभाग्यशाली हो कि हमारे यहाँ ये मनुष्यों का संगठन है। और जो व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं, इस सत्य अर्थ में कि सब व्यक्ति निर्माण वस्तुओं के माध्यम से नहीं होता, ये व्यक्ति के गुण अवगुण का बहुत बारीकी से अध्ययन करके उनके जीवन के अंदर उनके हिसाब से। तो भोपाल से आप सुन रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनसंघ की, संघ की, बीजेपी की और उनके अग्रज मां भारती के पुत्र की पुण्यतिथि थी, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। मां भारती का पुत्र इन्हें कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के चहेते, दुलारे और अग्रज हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे नेता जिसने धारा 370 से लेकर तत्कालीन केंद्र सरकार के नाकों में दम कर दी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उनके चहेतों ने उनकी पुण्यतिथि को विशेष बनाया, उनके आदर्शों को याद किया। क्या कुछ हुआ, देखिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम जिसको लेकर सियासत होती रहती है। 23 जून का दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। बीजेपी ने देश भर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने इस कार्यक्रम को खास बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ रविवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश का महान सपूत, प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद बताया है। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, देश के महान सपूत, प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर सादर श्रद्धांजलि। उन्होंने अपना जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका गतिशील व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर याद करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का नारा देकर जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बनाने के संघर्ष में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। भारतीय संस्कृति का यह सितारा हमेशा चमकता रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र प्रथम के मार्ग पर ले जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पौधे वितरित किए। नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार, प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की प्रगति और गौरव के लिए समर्पित कर दिया। भारत की संप्रभुता की रक्षा और शिक्षा जगत के लिए उनका कार्य अविस्मरणीय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक,
राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद कमलजीत सहरावत समेत अन्य नेताओं ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय की राष्ट्रीय सरकार के उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, उन्होंने अपने पद को छोड़ करके देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश की अखंडता के लिए कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए उन्होंने एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया। एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, इस मुद्दे को लेकर के 23 जून 1953 को भारत की अखंडता को लेकर के उन्होंने अपना बलिदान दिया था। जी के बलिदान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने पूरा जीवन भारत माता को मजबूत करने में लगा दिया। धारा 370 जो आज हटी है, ये पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के दिन है। उन्होंने आज़ाद भारत में सबसे पहले इसका बिगुल बजाने का काम किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बेहद खास बनाया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो जहां प्रदेश बीजेपी संगठन के लगभग सभी दिग्गज मौजूद रहे। इससे पहले प्रदेश के मुखिया ने बीजेपी कार्यालय के पास स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर सहित बीजेपी नेता भी शामिल रहे। बलिदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी ने और बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस देश में 2 ऐसे असामयिक मृत्युआं हुई जिनको मर्डर करके पुलिस केस में दर्ज किया गया, लेकिन इसके संबंध में आज भी ये तथ्य सामने नहीं लाया गया कि वो कौन कौन इसमें जवाबदार है, और इस बात को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं आज इस अवसर पर हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी अपनी सरकार में इस जम्मू कश्मीर की धारा 370 जिसके माध्यम से देश ने अभी तक की सबसे बहुत बड़ी विभीषिका सहन की है, 40,000 से ज़्यादा निरपराध लोग जिसमें मारे गए, ऐसे उस 1951-52 में जो मुद्दा बताया गया था, उस धारा 370 के कलंक को धोने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। हम अपनी इस भूमिका को भी स्मरण रखेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के प्रति सच्चे अर्थों में ये हमारी श्रद्धांजलि भी हुई है। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी से पेड़ लगाने का आह्वान भी किया। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रही है। एक पेड़ मां के नाम। ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम है तो वृक्षारोपण। जनसंघ पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर किताबों में अनेकों कहानियां पढ़ने को मिलती हैं। एक ऐसा नेता जिसको लेकर बीजेपी सदन में चर्चा हमेशा ही रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की करेंगे, क्योंकि आकाश छुएंगे इसका सवाल हो गया है। मामला आकाश आनंद को फिर से बसपा राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने का है। पूरे मामले पर देखिए और समझिए कि कैसे बसपा को क्या पुनर्जीवित करने वाला ये चेहरा है। क्या ये चेहरा फिर से बसपा को पुनर्जीवित कर पाएगा? बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये सब कुछ समझिए कि आखिर ये चेहरा है कौन। उत्तर
प्रदेश की राजनीति पूरा गर्मागर्म चल रही है। वजह है बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित करना। आकाश आनंद को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। एक उम्दा और युवा नेता के रूप में मार्गदर्शक मिलना पार्टी कार्यकर्ताओं को खूब रास आ रहा है। आपको बता दें, आकाश आनंद जल्द ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यभार संभालेंगे। लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बुरा रहा। आलम यह था कि उत्तर प्रदेश में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती, उनके भतीजे आकाश आनंद और उनके भाई आनंद सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे और फिर इसी बैठक में आकाश आनंद को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया। माननीय आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया है, पुनः उत्तराधिकारी घोषित किया है और उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है और पूरे देश में वो जाएंगे और देश में जो भी पदाधिकारी हैं उनके रिपोर्ट को माननीय बहन जी को प्रस्तुत करेंगे। आकाश जी भी थे, आनंद जी भी थे। आकाश जी की वापसी हो चुकी है, माननीय बहन जी ने कह दिया है। अभी आप लोग तक प्रेस नोटिस भी आ जाएगा और वो उत्तराधिकारी भी रहेंगे। यूपी की राजनीति में ये खबर पूरी तरह छाई रही। आकाश आनंद के करियर की हर कोई बात कर रहा है। जो पार्टी दलितों को लेकर हितकारी बताती है, उसका प्रतिनिधित्व आकाश आनंद कैसे करते हैं, राजनीतिक फैसले कैसे लेते हैं, इन तमाम चीजों पर हर किसी के अलग अलग पक्ष निकलकर सामने आ रहे हैं। इसमें हमें कुछ नहीं कहना। बहन जी के बारे में हमें न कुछ कमेंट करना है, न उनकी आलोचना करना है। उनकी क्या रणनीति है, क्या तय करती हैं, सारा समाज, सारा देश, सारी दुनिया जानती है। हमें इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी में कौन मायावती जी के पैर छूता है या किसको वो कितना आशीर्वाद देती हैं, ये हमारा विषय नहीं है, उनका निजी विषय है। वो आशीर्वाद दें लें, अपनी जगह पर है। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी बहुजन हित के लिए, दलित हितों के लिए क्या करती है, आरक्षण को बचाने के लिए वो कितना सड़क पर उतरती है और कितना भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती है, ये पूछा जाना चाहिए। संविधान को बचाने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी और मायावती जी क्या कुछ करती हैं, ये पूछा जाना चाहिए। बसपा की तरफ से जारी हुई प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 18वीं लोकसभा में हुए आम चुनाव संपन्न होने के बाद से पार्टी की राष्ट्रीय स्तरीय पहली बड़ी बैठक थी। इस बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आकाश आनंद को भी पूरा परिपक्वता के साथ पार्टी में कार्य करने के लिए इनको फिर से मौका दिया जा रहा है। यह पूर्व की तरह ही पार्टी में अपना सभी पदों पर बने रहेंगे। यह पूर्व की तरह ही पार्टी में अपने सभी पदों पर बने रहेंगे। इन तमाम मामलों पर मायावती ने आकाश आनंद पर पूरा भरोसा जताते हुए पार्टी के लिए हितकारी फैसले के लिए दूरदर्शी बताया है। बीएसपी के नए कर्ता धर्ता चुने जाने पर बीजेपी ने जुबानी हमला बोला है। आपको बता दें, आकाश आनंद पर जुबानी लगाम न लगाने के आरोप लगाते हुए ऐसे में बीजेपी ने आकाश आनंद के पुराने बयानों को आधार बनाते हुए तंज कसा है। मायावती बहन जी का जब वोटर टूट गया इस बार, तो अब आकाश आनंद को ये दोबारा से इन्होंने आगे किया है। और आपको मालूम है बहन जी का पहले से ही एक भाई पहले इनका जो भाषा थी वो दुनिया जानती है, तो उसी भाषा आकाश आनंद वही भाषा ये बोल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब जब इनको डर लगने लगा कि अब हमारा वोटर टूट रहा है, तो अपनी वोट बचाने के लिए इसी को सोच करके ये कदम उठाया। आकाश आनंद को फिर दोबारा से पार्टी में लिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी का ये बड़ा फैसला है। एक समय प्रदेश में धाक जमाने वाली पार्टी की स्थिति फिलहाल लचर है, लड़खड़ाई हुई है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प हो जाता है कि आकाश आनंद को फिर से राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने पर पार्टी में क्या उतार चढ़ाव रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। रिपोर्ट आपको दिखा दी। अब आप सोच रहे होंगे इतना विस्तार से क्यों बता रहे हो, जरा ये भी बता दो। आकाश आनंद बसपा को होल्ड करने वाले हैं, स्टैक करने वाले, छोटी बात नहीं है। सपा में जब अखिलेश यादव
मुलायम सिंह यादव की जो है विरासत संभालने के लिए आए, तब क्या हुआ, जब विरासत उन्होंने संभालने की बात कही तब लोगों ने सवाल उठाया कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्या संभाल पाएंगे, क्या नहीं संभाल पाएंगे, क्या कुछ होगा, ये सारे सवाल थे। लेकिन आकाश आनंद भी वही चेहरा हो सकते हैं। आज देखिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कितना अच्छा परिणाम लिया है। बसपा की जब बात करते हैं तो देश के उत्तर पट्टी के राज्यों में हल्के में नहीं ले सकते हैं। आकाश आनंद कौन है, इनका करियर क्या है, ये भी समझ लीजिए। 2019 में बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर इन्हें बनाया गया। युवा चेहरा है, अंबेडकरवादी हैं, बातों को रखते हैं और इसीलिए इन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। 2019 के चुनाव प्रचार में बसपा प्रमुख का स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इन्होंने किया था। 2019 के चुनाव में इन्होंने क्या किया था, बसपा प्रमुख की स्ट्रेटजी को मैनेज किया था। 2019 लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आप देख लीजिए, बसपा को फायदा मिला था, सपा को घाटा मिला था और इस बार आकाश आनंद को पीछे ढकेल दिया गया। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में 0 सीट बसपा की। 2019 में आगरा में पहली रैली को इन्होंने संबोधित किया था। पहली रैली किसकी, आकाश आनंद की। कहां हुई थी, आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा के पेठे मशहूर हैं, आगरा का ये लड़का भी अब मशहूर होता जा रहा है। आगे बढ़िए और समझिए, जानने की कोशिश करिए कि क्या हुआ। 2022 के चुनाव के दौरान पार्टी के सोशल मीडिया को इन्होंने संभाला और अब आकाश आनंद को नई जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा में हो सकता है इन्हें पहले पुश किया जाता, पहले ही इन्हें चुनाव की तरफ धकेला जाता, बढ़ाया जाता, तो आज बसपा की ये हालत न होती। चलिए, अब आकाश आनंद का राजनीतिक करियर बता दिया। बजरंग पुनिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उसकी बात करेंगे। कौन पुनिया, ये पुनिया रेसलर पुनिया रेस से बाहर हुए हैं। बजरंग पुनिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं और ये मुश्किलें बढ़ा दिया है नाडा। नाडा, आप कहेंगे कि नाडा क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा कहलाती है। समझ लीजिए, इस रिपोर्ट को देख लेंगे सब कुछ समझ जाएगा। बजरंग पुनिया एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा हाल ही के दिनों में खूब हुई है। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने से लेकर रेसलर प्रोटेस्ट तक हर जगह यह नाम छाया रहा है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने पहलवान बजरंग पुनिया को सस्पेंड कर दिया है और साथ ही नोटिस भी भेजा है। पूरा मामला आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 10 मार्च को ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए हुए एशियन क्वालिफायर के नेशनल ट्रायल्स के दौरान अपना सैंपल देने के लिए कहा गया था। ये सैंपल सोनीपत में हुए नेशनल ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए दिया जाना था, जिसे बजरंग पुनिया ने अनसुना कर दिया, जिसके बाद से NADA ने यह एक्शन लिया है और बजरंग पुनिया को मिली नोटिस के खिलाफ जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक का समय दिया गया है। बताते चलें कि इससे पहले 5 मई को NADA ने बजरंग पुनिया को सस्पेंड कर दिया था। जब पिछली बार NADA ने बजरंग पुनिया को निलंबित किया था, तो इस बार NADA ने निलंबन के साथ साथ बजरंग पुनिया को नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि बजरंग पुनिया को पिछले साल चीन में आयोजित हुए एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मैच में हार मिली थी। इतना ही नहीं, ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी बजरंग पुनिया को जापानी पहलवान के यामागुची ने 10-0 से हरा दिया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर कई लोग भड़क उठे थे। कारण था एशियन गेम्स में भाग लेने से पहले किसी भी प्रतिस्पर्धी मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना। बजरंग पुनिया को ट्रायल के बिना इतने बड़े स्तर के खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल करने की भी आलोचना हुई थी। आपको बता दें, रेसलर प्रोटेस्ट के दौरान बजरंग पुनिया चर्चा का विषय बने हुए थे। महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण सिंह पर जब शोषण का आरोप लगाया गया था, तो बजरंग पुनिया ने भी जंतर मंतर समेत कई सार्वजनिक जगहों पर धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान रेसलर बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान भी किया था। इस चिट्ठी में बजरंग ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद पर बृजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत का विरोध जताया था। आपको बता दें,
प्रधानमंत्री आवास के पास मेडल रखने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। ताजा मामला भी बेहद पेचीदा है। ओलंपिक खेलों से पहले एनएडीए का ये फैसला बजरंग पुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। इन तमाम मामलों पर देखना ये हो जाता है कि बजरंग पुनिया का करियर कितना उतार चढ़ाव भरा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने क्या किया ये आपने समझ लिया, लेकिन बजरंग पुनिया के गले में बहुत सारे मेडल लटके, उन्हें भी समझना जरूरी है। कौन कौन से तमगे इनके पास दिखाते हैं। ओलंपिक में एक ब्रॉन्ज मेडल है, यानी कि एक कांसा, गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद आता है कांसा, और यही कांसा है इनके पास। एशियन गेम्स, एशिया की टीमें जो होती हैं, जैसे कि चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो जो टीमें होती हैं, इन्होंने इनको क्या दिया, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, एशियन गेम्स में इन्होंने जीता है। इसके बाद चले जाइए वर्ल्ड चैंपियनशिप, यानी विश्व भर के, ओलंपिक 4 सालों में होता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है उसी तरह, उसी तर्ज में विश्व भर के खिलाड़ी आते हैं। उसमें इन्होंने क्या कमाल किया है, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, आप कहेंगे कॉमनवेल्थ क्या होता है? कॉमनवेल्थ जो जहां जहां अंग्रेजों ने हुकूमत की है वो देश कॉमनवेल्थ गेम में खेलते हैं। ढेर सारे देश हैं और भारत भी कॉमनवेल्थ गेम खेलता है, और इसमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया है। तो कुल मिलाकर गोल्ड की बात कर दीजिए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धाओं में इन्होंने 3 गोल्ड हासिल किए हैं। और अब देखना होगा कि क्या जो नाडा ने कार्रवाई की है उससे पुनिया बच पाते हैं। क्या होता है, जो मिली है चीजें इनके ब्लड सैंपल में, यूरिन सैंपल में क्या कुछ है, और वो कब तक न्यूट्रलाइज होंगी चीजें, आगे की चैंपियनशिप में हिस्सा ले पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ आपको विस्तार न्यूज बताता रहेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद साय कैबिनेट में 12 मंत्री थे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब मंत्रिमंडल में कितने पद खाली हो गए? गणित मत लगाइए, मैं बता देता हूं, 2। साय कैबिनेट में 2 पद भरे जाने को लेकर सत्ता और संगठन में कवायद तेज है। सत्ता यानी बीजेपी, तमाम जो मंत्री, तमाम जो लोग, तमाम विधायक, और संगठन यानी बीजेपी के तो जो पदाधिकारी हैं। माना जा रहा है कि साय मंत्रिमंडल में से एक नए और एक पुराने चेहरे को शामिल किया जा सकता है। कौन हो सकते हैं वो चेहरे, देखिए सब कुछ। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन और बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच राजभवन पहुंचकर सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से मुलाकात की है, और मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद शुरू हो गई है। एक नए और एक पुराने चेहरे को इस बार मौका मिल सकता है, तो वहीं सामान्य वर्ग से भी एक मंत्री हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के नाम की भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत का भी नाम मंत्रिमंडल की रेस में शामिल है। राजेश मूणत सामान्य वर्ग से आते हैं और 15 साल मंत्री रहने का अनुभव भी है। वहीं रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा के भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं। अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, गजेंद्र यादव का भी नाम मंत्रिमंडल की रेस में है। मंत्रिमंडल की रेस में शामिल दावेदारों का कहना है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो आदेश देगी वो उसे मानेंगे। काय चिंता करता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता ही मंत्री बनेगा, चिंता मुक्त रहो। कांग्रेस कह रही है कि मंत्री पद की नियुक्ति के बाद कांग्रेस बीजेपी में घमासान की स्थिति पैदा। अपना घर देख लेना मेरे भाई, पहले जिस घर के अंदर 56 टुकड़े पहले ही है, वो किस भाग्य के छीके के टूटने की उम्मीद कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांको। वहीं कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महज 2 सीटों के लिए बीजेपी में दर्जन भर से ज्यादा दावेदार हैं। जैसे ही शपथ ग्रहण होगा, विवाद शुरू हो जाएगा। मंत्रिमंडल में दावेदार हैं, सिर्फ 2 को करना है, लेकिन जैसे ही 2 की नियुक्ति होगी, 2 का शपथ ग्रहण होगा, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्थिरता आनी चालू हो जाएगी।
मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ संगठन में परिवर्तन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं भी हैं और ऐसा हुआ तो धर्मलाल कौशिक या गजेंद्र यादव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी। फिलहाल कयासों का दौर जारी है। हालांकि मंत्री कौन होगा इसका फैसला तो पार्टी को ही करना है। विस्तार न्यूज के लिए खोमन साहू की रिपोर्ट। अब बात करेंगे एमपीपीएससी के एग्जाम की, जो आज प्रदेश भर में हुए। छात्रों ने एग्जाम दिया तो हमने सोचा क्यों ना जमीन पर उतरकर सब कुछ देखा जाए, टटोला जाए कि कैसा कुछ चल रहा है। छात्रों का हाल चाल जाना। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। डर था क्योंकि पेपर लीक की चारों तरफ चर्चा चल रही थी, इसलिए इस पेपर को कवर करना बेहद ही ज्यादा जरूरी था। देखिए, आयोग ने स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस है उनका बहुत अच्छे रेज किया है। मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है, जो लोकल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हम संस्थान के बारे में कह सकते हैं, यहाँ की जनजातियों के बारे में कह सकते हैं, यहाँ के लोक कथाएं, लोक नृत्य के बारे में कह सकते हैं, इस पर ज़्यादा जोर दिया है। असुविधा किसी प्रकार की नहीं हुई। बाकायदा समय से हमको एंट्री दे दी गई थी, OMR शीट टाइम पे दे दी गई थी, बाकायदा क्वेश्चन पेपर टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। किसी प्रकार की असुविधा मुझे अनुभव नहीं हुई। मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था, मतलब इट वाज मॉडरेट टाइप के भी था। MP के बारे में पूछा गया था, अबाउट वर्ल्ड के बारे में पूछा गया, साइंस भी था, सब मिक्सअप था। मतलब थोड़ा ठीक सा, मतलब टफ था, आया था पेपर से रिलेटेड थे ज़्यादा। जो MP के जो टाइप्स हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा रिलेटेड थे। कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, पॉलिटी के थे। ये एग्जाम 110 पदों के लिए हुआ। इसके लिए 1.83 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। 1.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट इसमें शामिल हुए। परीक्षा की मॉनिटरिंग और शंका समाधान के लिए प्रदेश भर में 27 सीनियर रिटायर्ड अधिकारियों को ऑब्जर्वर बनाया गया था। कड़ी व्यवस्था की गई थी। सेंटरों पर जूते, मोजे, घड़ी, बेल्ट, बकल भी नहीं ले जाने दिया गया। इधर MPPSC पेपर लीक की आशंका पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा ये भी सुनिए। हमारी अपनी सरकार किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी, वो कानून व्यवस्था का पालन करेगी। बता दें कि MPPSC मेंस की परीक्षा इसी साल 9 सितंबर को होनी है, इसलिए लोक सेवा आयोग प्रशासन जुलाई के अंत तक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात करेंगे इंदौर की, जहां एक युवा नेता की हत्या कर दी गई। हत्या क्यों की गई, कौन कौन आरोपी हैं, जिसकी हत्या हुई वो कौन था, सब कुछ देखिए। शहर में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसका उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला है। बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या जेल रोड स्थित गणेश मंडल सभागृह के सामने हुई है। हत्या के बाद मोनू के घर के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। हत्या का कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये हत्या तब हुई थी जब मोनू कल्याणी आज सुबह भगवा वाहन रैली निकालने वाले थे, जिसके लिए वे चौराहे पर देर रात बैनर पोस्टर लगवा रहे थे। तभी बाइक सवार 2 युवक मोनू के पास आए और मोबाइल नंबर मांगा। मोनू ने जैसे ही अपना मोबाइल निकाला तो बदमाशों ने पिस्टल निकालकर मोनू के सीने पर गोली मार दी और वहां से भाग निकले। वहां मौजूद मोनू के दोस्त जब बचाव के लिए आए तो उन पर भी बदमाशों ने फायरिंग कर दी और वहां से भाग निकले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिमन बाग के आगे जेल रोड पर गणेश मंडपम के बाहर। यह वो जगह है जहां पर मोनू कल्याणी का मर्डर किया गया था। गोली लगने के बाद जो खून निकला था वो स्पॉट पे खून भी नजर आ रहा है। इस रोड पर मोनू कल्याणी अपने साथियों के साथ में भगवा झंडे और बैनर लगा रहे थे। आज उनकी भगवा यात्रा निकाली जानी थी, उस यात्रा की ही तैयारी चल रही थी। देर रात तैयारी करते वक्त ही उनको गोली मार दी गई। हर साल मोनू कल्याणी इस रैली का आयोजन किया करते थे और इसी के ये बैनर लगे हुए हैं। भगवा यात्रा निकाली जाती थी। ये पूरी वारदात अर्जुन पथरोड और पीयूष पथरोड द्वारा अंजाम देने की बात कही जा रही है। मोनू को गोली लगने के बाद उनके दोस्त नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो वहीं इस घटना का दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ महीने पहले मोनू ने ही अर्जुन को थाने से छुड़वाया था।
अर्जुन और मोनू के बीच कुछ दिन पहले कहासुनी हुई थी। जिन बदमाशों ने मोनू कल्याणी की हत्या की है वो उसके ही कॉलोनी के रहने वाले हैं। करीब 4 दिन पहले बदमाश अर्जुन और पीयूष ने उनके घर को खाली कर दिया है, तो वहीं मोनू को गोली लगने की खबर लगते ही उनके घर वाले बदहवास हो गए और जैसे ही उनको पता लगा कि हत्या कॉलोनी के रहने वाले ने की है तो उनके परिजनों ने कॉलोनी में हंगामा कर दिया। गुस्साए परिजनों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने। इंदौर में देर रात भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनके गुस्साए साथियों ने जो आरोपी है पीयूष और अर्जुन उनके घरों में तोड़फोड़ कर दी और गाड़ियों में आग लगा दी। उसके बाद यह पूरी वारदात प्री प्लानिंग के साथ दी गई थी, क्योंकि जो आरोपी है उनके परिजन पहले ही यहां से घर छोड़कर जा चुके थे। मोनू कल्याणी भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा वे भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और आकाश विजयवर्गीय के खास थे। मोनू हर साल अपने इलाके में भव्य कार्यक्रम करवाते थे, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य लोग भी शामिल होते थे। मोनू भाजपा के बड़े नेताओं के भी करीबी थे। ऐसे में इस घटना पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कार्रवाई कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। हमारा बहुत ही आत्मीय कार्यकर्ता था और आज तो उसने भगवा यात्रा निकालता हर साल। वो कल ही मुझे निमंत्रण देने आया था। वो बहुत दमदार कार्यकर्ता था और वाल्मीकि समाज में बहुत अच्छा काम करता था। आज उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन अच्छी कार्रवाई करे, हमारी इच्छा है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात हो गया। मौके पर एक डीसीपी, 3 एडिशनल डीसीपी और 3 एएसपी और साथ ही करीब 6 से 7 थाना प्रभारी भी मौजूद थे। फिलहाल इस मामले में दोनों ही आरोपी फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच सहित अलग अलग टीम भी बनाई गई है। पुनीत विजयवर्गीय की खास रिपोर्ट विस्तार न्यूज के लिए। तो स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।